हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कक्षा 12 विषय भूगोल की जो प्रायोगिक परीक्षा का मॉडल पेपर हल करते हैं, किस तरीके के प्रश्न न्यू सिलेबस के अनुसार आएंगे। 15 नंबर का अपना लिखित पेपर होगा और समय अपने पास 2 घंटे का। 5 प्रश्न होंगे जो कि 3-3 नंबर के हैं। वो किस प्रकार के प्रश्न हैं तो उसको अपने थोड़ा सा देखते हैं। पहले सभी प्रश्न किस तरीके के बनते हैं उनको, और उसके बाद इनके अपने आंसर क्या होंगे, किस तरीके से लिखने हैं, उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण के 4 साधनों को समझाइए। दूसरा प्रश्न है, निम्न आंकड़ों के लिए प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। तो ये अपने कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इनका प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है, या फिर इसके अथवा में निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात करनी है। तो अपने को आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करनी है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, निम्न आंकड़ों की सहायता से वृत्त आरेख बनाना है। तो ये कुछ अपने को यहाँ पे भी आंकड़े दे रखे हैं, अलग अलग यहाँ पे क्षेत्र आ जाएगा। ये प्रतिशत के अंदर संख्या दे रखी है, तो इनको पहले अपने कोण के अंदर चेंज करेंगे, कोण में चेंज करके बाद में इसका वृत्त बनाना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक कौन कौन से हैं, इनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि जो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक है उनका संक्षिप्त में विवरण भी देना है। 5वां प्रश्न है, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी कीजिए। तो ये 4 अपने को दिए होंगे उसके अंदर, और चारों में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है। जैसे वर्णमात्री मानचित्र है, दूसरा दंड आरेख, और तीसरा प्रवाह संचित्र है, और चौथा बहुलक की उपयोगिता। तो अब ये तो अपने प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर अपने साथ में देखते जाते हैं। तो पहला प्रश्न, अपने आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं। पहले प्राथमिक स्रोत की परिभाषा लिखनी है, यानी कि हेडिंग देके कि आंकड़ों कैसे लिख देंगे, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत इस तरीके से, उसके बाद ऐसे लगा के और फिर नई लाइन से लिखना है कॉपी के अंदर। पहले इस तरीके से हेडिंग के अंदर लिख देंगे, पूरा का पूरा लिख के हेडिंग अंडरलाइन करनी है, इसको इस तरीके से डैश लगा के फिर नीचे नई लाइन से लिखेंगे इसकी परिभाषा। जब परिभाषा पूरी हो जाएगी उसके बाद लिख देंगे प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण के 4 साधन। तो वो 4 साधन जो भी साधन है उनका पहले यहाँ पे हेडिंग उसके तरीके से लगा के फिर नई लाइन से इस तरीके से अपने को उसका लिखना है। संक्षिप्त के अंदर चारों का अलग अलग पॉइंट वाइज अपने को आंसर उनका लिखना है। तो इस तरीके से पहले अपने हेडिंग देंगे प्राथमिक स्रोत, क्योंकि प्राथमिक स्रोत पूछा है, इस तरीके से लगा के फिर नई लाइन में लिखना है, जो आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था या संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। तो ये आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत हो जाएंगे। इस तरीके के आपकी फाइल के अंदर भी टॉपिक दे रखा है, प्राथमिक आंकड़े स्रोत और संकलन वाला पहला ही अध्याय है। तो उसके अंदर प्राथमिक स्रोत है, तो प्राथमिक स्रोत की जो भी परिभाषा दे रखी होती है अपनी फाइल में, तो उसको अपने याद करना है। इसके बाद इनकी संग्रहण की विधियां हैं। तो ये 4 तरीके से इकट्ठे किए जाते हैं, व्यक्तिगत प्रेक्षण है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, अनुसूची है। तो इन चारों का अपने आगे संक्षिप्त में विवरण देखते हैं। पहले आता है व्यक्तिगत प्रेक्षण है, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत की विधियां। उसके बाद इसमें हेडिंग देंगे व्यक्तिगत प्रेक्षण। इस विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रेक्षण द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। प्रेक्षक समय संबंधित क्षेत्र में जाकर और क्षेत्र की भू आकृति के लक्षणों, अपवाह प्रारूप, मिट्टी तथा प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों के साथ साथ जनसंख्या, संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता, नगरीय व ग्रामीण अधिकता, परिवहन तथा संचार के साधन आदि के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती है। तो इसके अंदर आ जाएगा संक्षिप्त विवरण। उसके बाद दूसरा आता है
दूसरा प्रकार या विधि है इकट्ठा करने का साक्षात्कार है, ये हेडिंग डालनी है। उसके में लिखना है आंकड़े संकलन की इस विधि के अंतर्गत शोधकर्ता उत्तरदाता व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है और संवाद व बातचीत द्वारा सूचनाएं अथवा आंकड़े प्राप्त करता है। सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधान कार्यों में यह विधि विशेष उपयोगी होती है। यह आ जाएगा। उसके बाद अपने को तीसरा इसमें लिखना है प्रश्नावली है। प्रश्नों के माध्यम से लोगों के विचारों को जानने की प्रक्रिया को प्रश्नावली कहते हैं। इस विधि में आवश्यक सूचना से संबंधित प्रश्नों को उनके संभावित उत्तर के साथ एक सादे कागज पर लिखा जाता है तथा उत्तर देने वाले व्यक्ति को दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाने को कहा जाता है। तो इस तरीके से हो जाएगा इसमें। और आगे लिख देना है कई बार उत्तर देने वाले के विचार जानने के लिए प्रश्नावली में निर्धारित स्थान छोड़ा जाता है। प्रश्नावली को दूरवर्ती क्षेत्रों में भी भेजा जा सकता है। तो इस तरीके से अपने इसकी संक्षिप्त विवरण हो जाएगा। इसके बाद लिखना इसमें अनुसूची। यह लगभग प्रश्नावली जैसी ही होती है। इसमें भी जांच पड़ताल से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, परंतु इसमें लिखे गए प्रश्नों के उत्तर किसी शोधकर्ता द्वारा सूचनाओं से पूछकर लिखे जाते हैं, जबकि प्रश्नावली में उत्तरदाता स्वयं उसे भरता है। तो इस तरीके से चार इनकी अपने जो विधियां हैं, इन चार विधियों के ऊपर संक्षिप्त में विवरण लिखना है। इसके बाद अपना दूसरा था ये आंकड़ों के कारखाने में, यानी कि इनका प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। तो ये सारणी अपने को प्रश्न में जैसे दे रखी है प्रश्न पत्र में, उसको अपने पहले इस तरीके से बना लेंगे। ये लिख दिया वर्ग जो अपने को दे रखा है। दूसरा जो प्रश्न की बात कर रहे हैं अपने, उसके बाद आवर्ती है। तो आवर्ती यानी कि अपने इसके अंदर श्रमिकों की संख्या भी यहाँ पे लिख सकते हैं, श्रमिकों की संख्या, और यहाँ पे लिख देंगे मजदूरी दर। उसके बाद अपने को निकालना है मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु इन दोनों को प्लस करना है, यानी कि 50 और 70। तो 50 और 70 जोड़ेंगे 120, 120 में 2 का भाग देंगे 60 आ जाएगा। 70 और 90 जोड़ेंगे तो 160 होते हैं, 160 में 2 का भाग देंगे 80। 90 और 110 को जोड़ेंगे, दोनों को प्लस करेंगे 200, 200 में 2 का भाग देंगे 100 आ जाएगा। इस तरीके से इन दोनों को प्लस करके 2 का भाग देंगे 120, 130 और 150, 280 में 2 का भाग देंगे 140। ये जो मजदूरों की संख्या या श्रमिकों की संख्या आवर्ती है, तो इसका अपने योग कर लेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे 10 और 20 30 और 20 50 55, 55 और 5 हो जाएंगे अपने 60, 30 90 और 99 हो जाएंगे। और यहाँ पे fx करना है, यानी कि f 10 और 60 का गुणा, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे 600। 20 को 80 से गुणा करेंगे 1600, 25 को 100 से गुणा करना है, 35 को 120 से गुणा करना है, 9 को 140 से गुणा करना है। उसके बाद इसका भी योग कर लेंगे, fx का भी योग करेंगे तो यह आ जाएगा 10,160। f वाले का भी योग कर लेंगे तो यह आ जाएगा 99। ये सूत्र आ जाएगा प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का। ये अपने को लिख देंगे, यहाँ सिग्मा fx बराबर ये आया और n बराबर 99 है। उसके बाद इस सूत्र के में रख देंगे 10,160 और 99 का भाग देंगे तो 102.6 आ जाएगा। अतः श्रमिकों की माध्य मजदूरी दर 102.6 रुपये प्रतिदिन होगी। तो इस तरीके से ये अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये अपना तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न के अंदर वृत्त आरेख बनाना है। तो पहले ये अपने को दे रखा है संख्या, यानी कि क्षेत्र दे रखा है, कौन से क्षेत्र में लोग काम करते हैं, कितने प्रतिशत जनसंख्या काम करती है, तो इनकी प्रतिशत के अंदर संख्या दे रखी है। तो प्रतिशत से पहले अपने को कोण निकालना है, इनका अंश निकालना है। तो अंश निकालने के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा, अंश लिखना है। अब अंश कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का सीधा तरीका है कि इसको 360 बटे में 100 कर दें। 0 से 0 कट जाएगी, 1 0 यानी कि एक संख्या छोड़ के पॉइंट। तो 53 को अपने 53 गुना 3.6 करना है, 22 गुना 3.6 करना है, उसके बाद 9 गुना 3.6,
फिर 4 को भी 3.6 से गुणा, और फिर 2 को भी 3.6 से गुणा, और इसके बाद फिर 2 को 3.6 से गुणा, उसके बाद फिर 8 को 3.6 से गुणा। इस तरीके से गुणा करके जो भी इसके आंसर आते हैं वो अपने यहाँ पे लिख देते हैं। 190.8 आ जाएगा। इसके बाद फिर आ जाएगा 79.2, फिर आ जाएगा 32.4, उसके बाद लिखना है 14.4, इसके बाद फिर आ जाएगा 7.2, फिर उसके बाद 7.2, और लास्ट में अपना आ जाएगा 28.8। तो इस तरीके से एक कॉलम अपने को साथ में इसके और बनाना है। तो ये 2 कॉलम तो अपने को दे रखे हैं, कॉपी में बनाने हैं। इसके साथ अंश वाला इस तरीके से बना देंगे। 3.6 से इसको गुणा करके 190.8, 79.2, 32.4, 14.4 आ जाएगा। इसके बाद फिर 7.2, 7.2, फिर 28.8। तो इस तरीके से एक अपना पूरा का पूरा बना देना है। अब ये करने के बाद एक अपने को यहाँ पे इस तरीके से वृत्ताकार जो अपने प्रकार होती है, प्रकार की सहायता से पहले एक वृत्ताकार बनाएंगे। इसमें एक ये आधार लाइन अपने खींच लेंगे। अब सबसे पहले 190.8 है, तो अपने चांदे की सहायता से 190 का ये सीधा हो जाएगा 180 का, तो 190 का अपने मान सकते हैं लगभग इस तरीके से होगा, तो ये हो जाएगा 190 का। इस तरीके से चांदे की सतह से अपना पूरा माप के इसको बनाना है। फिर 79.2 है, तो 79.2 का भी अपने को इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, 79.2, इस तरीके से अलग अलग सभी के ये चांदे से माप कर ही बनाने हैं। मैं तो यहाँ पे बिना चांदे की बना रहा हूँ। तो ये सारे के सारे जो कोण है वो अपने को माप कर चांदे की सहायता से माप कर इनको बनाना है। इसके प्रश्न संख्या 4, कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक कौन कौन से हैं और उनका संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। हार्डवेयर वाला जो कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक में निम्नलिखित भाग सम्मिलित होते हैं। पहला आ जाएगा केंद्रीय प्रक्रमण इकाई सीपीयू और भंडारण तंत्र है। दूसरा एक आलेखी प्रदर्शन, तीसरा है निवेशी साधन, और चौथा है बहिर्वेशी साधन। तो इन पे अपने को ये तो पहला तो हो गया, इसका प्रकार अपने को लिखने हैं, इस तरीके से लिखने हैं पहले अलग अलग सभी को, और इसके बाद इनका संक्षिप्त विवरण देना है। तो पहला आ जाएगा अपना केंद्रीय प्रक्रमण इकाई और भंडारण तंत्र। तो इसका हो जाएगा अपने को लिखना है कॉपी में। आधुनिक कंप्यूटरों के अंतर्गत एक केंद्रीय प्रक्रमण इकाई समाविष्ट होती है जो आंकड़ों के प्रक्रमण हेतु क्रमादेशों का क्रियान्वयन करती है और परिधीय उपसंकरों का नियंत्रण करती है। आंकड़ों के प्रक्रमण और मानचित्रण के लिए हार्डवेयर भंडारण क्षमता 1 GB से 4 GB अथवा अधिक और रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM 32 MB अथवा अधिक होनी चाहिए। उसके बाद अपने दूसरी प्रकार की बात करें, आलेखी प्रदर्शन तंत्र अथवा मॉनिटर। तो ये हो जाएगा आलेखी प्रदर्शन तंत्र अथवा मॉनिटर सभी कंप्यूटरों में प्रयोक्ता के लिए प्रदान दृश्य संचार माध्यम का कार्य करता है। इसके बाद तीसरा है निवेशी साधन है। तो कीबोर्ड एक ऐसा महत्वपूर्ण निवेशी साधन है जो टाइपराइटर की तरह होता है। कीबोर्ड की सहायता से सांख्यिकी आंकड़ों और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है। आंकड़ों की स्थानिक प्रविष्टि के लिए विभिन्न आकार और योग्यताओं वाले क्रम वीक्षकों और अंकरूपकों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद लिखना है बहिर्वेशी साधन। तो बहिर्वेशी साधनों के अंतर्गत मुद्रकों की अनेक किस्में इंक जेट लेसर और रंगीन लेसर मुद्रक और A3 से A0 तक विभिन्न आकारों के उपलब्ध आलेखकों को सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा अपना इसके जो हार्डवेयर थे, हार्डवेयरों के जो प्रकार हैं, इन पे संक्षिप्त अपने को विवरण देना है। इसके बाद ये निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी। पहला है अपना वर्णमात्री, फिर दंड आरेख, फिर प्रवाह संचित्र और बहुलक की उपयोगिता। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है।
पहले अपने बात करें बहुलक की उपयोगिता, तो उसमें लिखना है अनेक दोष होने के बावजूद दैनिक जीवन एवं व्यापारिक क्षेत्र में इसका बहुत प्रयोग होता है। व्यापारिक पूर्वानुमानों में यह माध्य एक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक है। विभिन्न वस्तुओं की लोकप्रियता का अध्ययन बहुलक द्वारा ही किया जाता है। मौसम संबंधी पूर्वानुमानों में भी बहुलक का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी आ जाएगी उपयोगिता। और दूसरी अपने करते हैं, दूसरा अपने दंड आरेख है। तो दंड आरेख में अपने को लिखना है, इसे स्तंभ आरेख भी कहते हैं। दंड आरेख की रचना करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, सभी स्तंभों अथवा दंडों खानों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। सभी स्तंभ बराबर दूरी पर स्थापित होने चाहिए। सभी स्तंभों को एक दूसरे से अलग व आकर्षक बनाने के लिए रंगों अथवा प्रतिरूपों से छायांकित किया जा सकता है। तो ये हो जाएंगे अपने दंड आरेख पर टिप्पणी। तो इस तरीके से अपना ये 15 नंबर का लिखित पेपर होता है भूगोल प्रायोगिक परीक्षा, यानी कि उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा विषय भूगोल के अंदर। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।